गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो सबसे पहले मैप क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा इंडिया, और सबसे पहले इंडिया को देखते हैं अच्छी तरीके से। इंडिया के 28 स्टेट में से ये जो स्टेट है ये देख रहे हो, ये कोस्टल स्टेट लगभग 7500 किलोमीटर्स है। ये 7500 किलोमीटर्स। तो आप अगर देखेंगे ये गुजरात, ये मुंबई, देखो मुंबई कितने बड़े शहर है। यहाँ आप देख सकते हैं चेन्नई कितने बड़े शहर है। यहाँ देख सकते हैं कोलकाता कितने बड़े शहर है। मतलब जितने भी भारत में बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पर गोवा या फिर यहाँ कर्नाटका में बेंगलुरु, वो सब के सब किसके किनारे हैं? वो कोस्टल एरिया के कोस्टल किनारे हैं, मतलब समुद्र के किनारे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इस सी के थ्रू यहाँ से इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार या फिर ये सारे, फिर ऑस्ट्रेलिया कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं यहाँ पर, तो फिर हम इंटरनेशनल मार्केट में इसको आसानी से बेच सकते हैं। क्योंकि 3 तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। एक लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सबसे सस्ता जो सिस्टम होता है वो होता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसी तरीके से आप देख सकते हैं गुजरात में यहाँ पे सूरत पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, ओके, बड़े बड़े पोर्ट हैं। और इसी तरीके से मुंबई में पोर्ट है बड़े बड़े, गोवा में मरमगांव पोर्ट है, कर्नाटक में, और केरला में यहाँ चेन्नई पोर्ट है, और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। मतलब लगभग 14 मेजर पोर्ट है। इधर जो भी पोर्ट है ना, यहाँ हम इसमें पूरा सऊदी अरब, ये अफ्रीकन कंट्री में आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो मैक्सिमम फैक्ट्री है वो कोस्टल एरिया में है, मतलब सी के किनारे, इधर या तो फिर इधर। क्यों? ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं। आप देखे होंगे ये बड़े बड़े शहर, और साथ साथ ये बहुत धनी मनी भी होते हैं, बहुत पैसे वाले भी होते हैं। और देख सकते हैं आप ये बिहार और ये उत्तर प्रदेश, ये लैंड लॉक है। गंगा के चलते यहाँ पे लोग तो बैठ गए हैं, लेकिन बंद होने के चक्कर में इनका ट्रेड नहीं होता, और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, वर्कर्स है, खेतों में काम करने वाले। लेकिन यहाँ पे जो होंगे ये मैक्सिमम क्या होंगे? इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, पैसे वाले होंगे। ठीक है। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ आ जाओ यूरोप में, बताया था ना, यहाँ से आते हैं सुएज कैनाल से। ये है हमारा मेडिटेरेनियन सी, यूरोप है। ये पूरे के पूरे क्या है? यूरोप। रसिया के कुछ हिस्से भी यूरोप में आते हैं, और कुछ, देखो रसिया कितने बड़े हैं। तो जो भी आप यूरोप देखो, यूरोप को 3 हिस्से में बांटेंगे। ये इधर वाला वेस्टर्न, और इधर वाला सेंट्रल, और ये इधर वाला ईस्टर्न। तो वेस्टर्न जो पार्ट है ना, देखो सी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। देखो सी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है। ये देखो इंग्लैंड, इसी का ये लंदन इंग्लैंड का कैपिटल है। यूनाइटेड किंगडम 3 हिस्सों को लेके, ये है इंग्लैंड, ये वेल्स और वेस्ट स्कॉटलैंड। आज इन तीनों को देखो, ठीक है, देख सकते हैं ये इंग्लैंड और ये वेल्स, और ऊपर वाला स्कॉटलैंड और आयरलैंड का ऊपर वाला पोर्शन, नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला के बोलता हूँ यूके। यूनाइटेड किंगडम इनका कैपिटल है लंदन। तो सबसे पहले देखो ये फ्रांस कितने सारा, देखो सी के साथ कनेक्टेड है डायरेक्ट, है ना। पोर्चुगल भी सी के साथ कनेक्टेड है, स्पेन भी सी के साथ कनेक्ट है। मतलब ये जो वेस्टर्न पार्ट है मैक्सिमम सी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इटली, जर्मनी। लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट है यूरोप के, ये वाला हिस्सा, ये सी के साथ कनेक्टेड नहीं है। सेंट्रल पार्ट भी सी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो जो सी के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होगा वो ज़्यादा धनी मनी होगा, वो ज़्यादा पावरफुल होगा। हमारे देश में कौन कौन आया था आप जानते हैं? फ्रेंच लोग भी आए थे, स्पेन से भी आए थे, और पोर्चुगीज़ भी आए थे, और डच भी आए थे नीदरलैंड से। ठीक है, नीदरलैंड के लोगों को हम डच बोलते हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा पावरफुल है। ये दुनिया के साथ, देखो इधर है अमेरिका, इधर है आपका अमेरिका, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये नॉर्दर्न अमेरिका, ये सदर्न अमेरिका। यहाँ से उन्होंने सी लिया और चल दिया। ठीक है, समझ में आया? तो हम यूरोप के बारे में क्यों पढ़ते? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्यों आया था? क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, हिस्ट्री के, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री के 2 वीडियो है। आप उन्हें अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले यूरोप में आया था, इसीलिए हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के चलते ही यहाँ पे राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ है। ठीक है। और सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ आया था? इंग्लैंड में आया था। क्यों आया था? देखो इनका जोग्राफिकल रीजन है कि ये बहुत ज़्यादा मैरीटाइम, देखो सबसे ज़्यादा सी के साथ कनेक्टेड है। और इससे देखो उनसे अलग थलग है, इनसे अलग है बिल्कुल। यहाँ पे एक चैनल स्ट्रेट है, इंग्लिश चैनल है, इसका नाम है। ठीक। तो आपके लिए आज क्वेश्चन है कि जर्मनी का कैपिटल और करेंसी बताओगे। साथ साथ इंडिया का कौन सा स्टेट
ये यूनियन टेरिटरी में से सबसे ज़्यादा सी के साथ कनेक्टेड है, मतलब सबसे ज़्यादा लंबाई सी के साथ कनेक्टेड है। कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी आपको बताना है। यूनियन टेरिटरी भी है और स्टेट भी है। सबसे लॉन्गेस्ट सी के साथ कौन कनेक्टेड है इंडिया का, और आपको बताना है यहाँ पर जर्मनी का, कि जर्मनी कहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब जर्मनी का कैपिटल और करेंसी। ठीक, चलो आगे चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। तो देखो, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था। कब आया था? लगभग 1760s में। ठीक है, नेशनलिज्म क्यों आया? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे कल्चरल चेंज आया था। कल्चरल चेंज कब आया था? लगभग 12th सेंचुरी AD के बाद। 12th सेंचुरी AD के बाद कल्चरल चेंज में मैं आपको पहला और दूसरा वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हूँ। कल्चरल चेंज में क्या हुआ था? दो बात, एक तो अरब्स का इटालियन के साथ मिलना, दूसरा क्या हुआ था, कुछ एलिमेंट जैसे ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट आया था, मैन इज़ कैपेबल, वर्ल्ड इज़ इंपॉर्टेंट, इस तरह की बात। इसीलिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के चलते ही यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं और यूरोप में नेशनलिज्म आया था। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब आया था? 1760s में लगभग। तो देखो 18th सेंचुरी क्या होता है? 1700 से लेकर के 1799, इसे हम बोलता हूँ 18th सेंचुरी। ठीक है, अगर 1750 है तो इसे क्या बोलेंगे? हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। ठीक है, तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि यूरोप में क्या आया था, सॉरी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अगर आप देखोगे क्या बोला कि अगर आप मैप देखोगे मिड 18th सेंचुरी में यूरोप का, तो आपको देखोगे कोई भी नेशन स्टेट नहीं है। देखो अगर ये मैप देखो, ये मैप देखो, जर्मनी है ही नहीं, इटली है ही नहीं। देखो कितने सारे टुकड़ों में, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ये सब में कितने सारे देश आज के डेट में मैं आपको दिखाया हूँ, जर्मनी यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, अगला क्या है कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड है ना, ये सब जर्मनी हो चाहे इटली हो चाहे स्विट्जरलैंड, जो मैं आपको आज दिखाया, ये सब बहुत सारे किंगडम में बटे हुए थे। इन पर कौन राज कर रहा था? डचीज़। डचीज़ क्या होते हैं? छोटे छोटे, ये जैसे कि एक बड़ा देश है ना, और कैंटोन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। डचीज़ क्यों होते हैं? डचीज़ मतलब ड्यूक, या अगर कोई मान लेते हैं कि जैसे कि एक किंग है, ठीक है, किंग के जस्ट नीचे एक कौन होगा? उनके जो एक ऑफिसर होगा, किंग के जस्ट नीचे जो ऑफिसर होगा उसे हम बोलता हूँ ड्यूक, अगर मेल है तो। अगर फीमेल है तो इसे बोलता हूँ डचेस। और ये जिस पर रूल करता है, क्योंकि किंग तो पूरे पर रूल करे, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, तो किंग पूरे पर रूल करेगा। इनके भी छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो इन पर जो रूल करेगा, अगर मेल है तो इसे हम बोलूँगा ड्यूक, और अगर फीमेल है तो इसे हम बोलूँगा डचेस। ठीक है, और कैंटोन्स मतलब छोटे छोटे डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए थे पूरे यूरोप, अगर आप देखेंगे तो। अगर ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। ईस्टर्न क्या होगा आप बताओ? देखो ऐसे होता है, नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ, और ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। तो क्या कहा है इसमें कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप किसके कंट्रोल में था? ऑटोक्रेटिक मोनार्की। ठीक है, और इसमें बहुत सारे लोग रहते थे। जैसे कि अगर आप बात करें कि ईस्टर्न तो ये वाले पोर्शन हो जाएगा, ये वाला, इस पर ऑटोक्रेटिक मोनार्क का रूल था, और साथ साथ ये सेंट्रल वाला, ये बीच वाला ऑटोक्रेटिक मोनार्क। ठीक है, और बहुत सारे इसमें डाइवर्स लोग रहते थे, मतलब इसी के अंदर बहुत सारे भाषा, बहुत सारे लैंग्वेज के लोग रहते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पर इन्होंने बताया कि जैसे अगर देख सकते हैं आप कि डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग इथनिक ग्रुप क्या होते हैं? जैसे कि एक इथनिक ग्रुप की अगर हम बात करें, जैसे पंजाब की अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, पंजाब में लोगों का भाषा क्या है? पंजाबी। डांस क्या है? भांगड़ा। इसी तरीके से उनका खाना एक जैसा होगा, डांस एक जैसा होगा, रहन सहन एक जैसा होगा, शादी विवाह का मतलब तरीका एक जैसा होगा, लेकिन रिलीजन एक जैसा होगा या नहीं होगा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं इथनिक का मतलब उनका कल्चर एक जैसा होगा, लेकिन रिलीजन एक जैसा होना या नहीं होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसी तरीके से अगर ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप पर जो ऑटोक्रेटिक रूल था, ऑटोक्रेटिक मोनार्क का रूल था, उनके पीछे कॉमन कल्चर नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका अलग अलग लैंग्वेज बोलता था, वो अलग अलग इथनिक ग्रुप से थे। ठीक है, जैसे कि हैब्सबर्ग एम्पायर किस पर रूल कर रहा था? ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। देख सकते हैं आप, ये ऑस्ट्रिया और हंगरी एम्पायर, ये देख रहे हो ना, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। इस पर रूल कौन करता था? हाँ, अब इस पर रूल कौन करता था? ये हैब्सबर्ग एम्पायर। ठीक है,
तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे लैंग्वेज के बीच इन्होंने ज़बरदस्ती इनको मोनार्क ने ज़बरदस्ती इन पर कब्जा किया हुआ था। ठीक है, देखो कौन कौन सा कब्जा किया हुआ है। इसमें है द टायरल स्टेट का नाम, उसी के अंदर ऑस्ट्रिया, सुडेंटेलैंड, ठीक है, पुराने ज़माने में चेकोस्लोवाकिया, बोहेमिया, और उसी तरीके से इसमें कौन प्रीडिमेंट था, किसकी दादागिरी चलता था, जर्मन जो भाषा बोलते थे उन्हीं का दादागिरी चलता था, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास का था। एरिस्टोक्रेसी मतलब एक क्लास, अगर क्लास की बात करें तो वर्कर्स एक क्लास हो गया, ठीक है। उसी तरीके से पीजेंट एक क्लास हो गया, उसी तरीके से टेनेंट एक क्लास हो गया, इसी तरीके से डॉक्टर एक क्लास हो गया, उसी तरीके से इंजीनियर एक क्लास हो गया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स का रहन सहन, खाना पीना एक जैसा होगा, वर्कर्स का एक जैसा होगा। वर्कर्स का एक ही इशू होगा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना है और उनके जो काम का जो आवर है उसे कम किया जाए, उनकी लिविंग कंडीशन सही हो, ठीक है, सैलरी बढ़ाया जाए। और पीजेंट जो होते हैं फार्मर्स, उनका अलग कंडीशन हो, ठीक है, उनका अलग मतलब इन्हें हम बोलेंगे एक क्लास के लोग हैं। जमींदार एक क्लास के लोग हो गए। और एरिस्टोक्रेसी में कौन कौन आते हैं? जो नोबेलिटी और क्लेर्जी, जो अपर क्लास के लोग हैं ना, उसी को हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी का दादागिरी चलता था यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है, कितने सारे, इटली के दो स्टेट को भी लेके, और जर्मनी के कुछ हिस्सा लेकर के, और जहाँ तहाँ यहाँ अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा के लोग हैं, कई सारे स्टेट को लेकर के ज़बरदस्ती अपन रूल कर रहा है। ठीक, चले अब आगे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि, है ना, आगे भी देखेंगे हंगरी में कुछ भाषा मैगियार भाषा बोलते हैं, और दूसरे जगह पे दूसरे डायलेक्ट्स बोलते हैं। इधर भी वही सब एग्जाम्पल दे रखा है, आप खुद पढ़ लेना, ठीक है, समझ में आया। तो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का एग्जाम्पल लिया कि किस तरह से है, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं और कितने सारे लैंग्वेज, कितने सारे एथनिक ग्रुप है। अब आगे चले यहाँ पे, तो फिर यहाँ पर किस तरह से नेशनलिज्म उभर के आया और आइडिया ऑफ नेशनलिज्म उनके अंदर किस तरह से आया। तो ये एक आपके लिए क्वेश्चन है कि चलो आप क्वेश्चन आज ये मत लिखना, मैं आपको कल बता दूंगा, फिर ये लिखना। तो किस तरह से उनके मन में वो नेशनलिज्म उभर करके आया, क्या था वो चीज़, ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो समझते हैं, देखो, एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास, ठीक है। क्या है एरिस्टोक्रेसी? एरिस्टोक्रेसी मतलब एक क्लास, मैं आपको बताया था ना, क्लास मतलब अपर क्लास, नोबेलिटी और क्लेर्जी में एरिस्टोक्रेसी आ जाएगा। मिडिल क्लास क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो आपके बुक में दिए हो, जैसे कि टेनेंट्स, और एक है पीजेंट्स। उसी के नीचे मान लो जैसे पीजेंट काट दो, एक टेनेंट्स हो गया, यहाँ पे फार्मर लिखो, इसके नीचे क्या आ जाएगा, पीजेंट, यहाँ पे मान लो वर्कर्स, वर्कर्स, ठीक है। तो टेनेंट्स क्या होते हैं? टेनेंट्स मतलब किराएदार, सिंपल भाषा में। अगर ये ज़मीन किराए पे लेता है तो इसे हम बोलेंगे, ज़मीन अगर किराए पे लेता है तो भी ये टेनेंट्स है, घर किराए पे लिया फिर भी टेनेंट्स, मतलब किराए पे कोई चीज़ लेना, दैट इज टेनेंट्स। ज़मीन भी ले सकता है, घर भी ले सकता है। वर्कर्स को तो आपको पता ही है। पीजेंट क्या है? पीजेंट मतलब छोटे किसान, जो आजकल हमारे देश में मैक्सिमम पीजेंट है, जो खेती किसी तरह से घर और ज़िंदगी गुजारने के लिए करते हैं, मतलब अपना ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए जो खेती करते हैं उसे हम बोलते हैं पीजेंट्स। फार्मर, और ये लोग सब के सब क्या करते हैं? खेती, या फिर लैंड होल्डर, जैसे आप एक वर्ड मिलेगा लैंड होल्डर। लैंड होल्डर क्या है? बड़े किसान, जिसका बड़ा खेत हो इस तरह का, इसे हम बोलते हैं लैंड होल्डर्स। पीजेंट क्या होता है? ये भी खेती बाड़ी ही करता है, कभी कभी ये लैंड किराए पे भी लेता है, कभी कभी अपना भी होता है। मतलब पीजेंट वो फार्मर, ये सब के सब फार्मर हैं। फार्मर बोलो चाहे पीजेंट बोलो चाहे लैंड होल्डर्स। लैंड होल्डर्स बड़े जमींदार, ठीक है। फार्मर्स भी खेती ही करते हैं, और पीजेंट भी वो किसान है जो छोटे किसान अपने खाने पीने के लिए बस खेती करते हैं, इसे हम बोलता हूँ पीजेंट, ओके। टेनेंट्स का मतलब किराएदार, ज़मीन किराए पे ले या अपना ही घर किराए पे ले, उसे हम बोलता हूँ टेनेंट्स। वर्कर्स तो आप समझ ही गए होंगे। तो सोशली और पॉलिटिकली अगर हम बात करें, किसकी दादागिरी चलता था? एरिस्टोक्रेसी डोमिनेंट क्लास था। मतलब एरिस्टोक्रेसी एक ऐसा, जैसे टेनेंट एक क्लास हो गया, वर्कर्स एक क्लास, फार्मर एक, पीजेंट एक क्लास हो गया, लैंड होल्डर्स एक क्लास हो गया। तो किसकी दादागिरी चलता था? एरिस्टोक्रेसी का। इस क्लास के सारे मेंबर दूसरे मेंबर से एकदम बिल्कुल अलग अलग, रीजनल डिवीजन था कि हम अलग है ना। ये अपने आप, इनके जो है ना, इनके जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है, मतलब छोटे लोगों के साथ ना तो शादी देता था ना कुछ, छोटे क्लास के पीजेंट्स है, वर्कर्स है, टेनेंट्स, उनके साथ मैरिज रिलेशन या इस तरह की बात नहीं करता था। वो लोग अपने आप एरिस्टोक्रेसी के साथ ही मैरिज होता था, ठीक है। उनके पास क्या थे?
गांव में कंट्री साइड मतलब गांव में उनकी बहुत बड़े बड़े ज़मीन हुआ करते थे, स्टेट्स, दे ओन्ड स्टेट, अपने बड़े बड़े ज़मीन हुआ करते थे। कहाँ पर? गांव में। इसी तरीके से शहरों में बड़े बड़े घर हुआ करते थे। ये क्या भाषा बोलते थे? फ्रेंच स्पीक बोलते थे, फ्रेंच भाषा बोलते थे। कब? डिप्लोमेसी, मतलब एक देश जैसे कि भारत का, जैसे कहा जाता है कि जैसे कि भारत अगर किसी अमेरिका के साथ बातचीत करता है तो इंग्लिश में करता है, तो ये लोग भी अगर किसी दूसरे के साथ अगर कोई बात करना होता था तो ये लोग किस में? डिप्लोमेसी, मतलब हाई लेवल पे अगर मीटिंग करना होता था बात, तो ये फ्रेंच भाषा में बोलते थे। ये लोग हाई सोसाइटी था और इनके जो फैमिलीज़ था, है ना, उन आपस में शादी करते थे। एरिस्टोक्रेसी के ही साथ, एरिस्टोक्रेसी के ही साथ। ये पावरफुल एरिस्टोक्रेसी था, है ना। नंबर में बहुत छोटे थे ये, हाउएवर न्यूमेरिकली बहुत छोटे थे, है ना। मेजॉरिटी जो लोग थे वो किसानों से बने हुए थे, मेजॉरिटी। हाँ, ये नंबर में बहुत कम थे, ठीक है। यहाँ तक तो एरिस्टोक्रेसी के ख़त्म। लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसके थे? पीजेंट के। बताया था ना, पीजेंट मतलब जो अपना खेती ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए करते हैं। जैसे भारत में मैक्सिमम पीजेंट है। बहुत सारे ज़मीन, है ना, टीनेंट और द वेस्ट, द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म बाय टीनेंट्स इन स्मॉल वर्क। द वेस्ट में मतलब इस पार्ट में, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, यूरोप के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस वाले पोर्शन में जो खेती का बड़े बड़े, वहाँ पे मैक्सिमम किसकी संख्या थी? ये मैक्सिमम टीनेंट्स की संख्या थी, लैंड ओनर्स की। और ईस्टर्न में क्या था? और सेंट्रल में, ईस्टर्न और सेंट्रल में क्या था? वेरी वास्ट स्टेट, मतलब यहाँ बड़े बड़े खेत हुआ करते थे, ठीक है। जिसे आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। अगर बात करें इस वाले पोर्शन में मैक्सिमम टीनेंट्स, इस वाले पोर्शन में जो आप देख रहे हो ना, इस वाले में, क्योंकि ये सी के साथ कनेक्टेड है, ये मैक्सिमम यहाँ टीनेंट्स। और यहाँ पे सेंटर में और ये जो ईस्टर्न में, यहाँ पे बड़े बड़े खेत हुआ करते थे। और यहाँ खेती कौन करते थे, है ना, कौन करते थे? सर्फ कौन होते पता है ना आपको? सर्फ एक सिस्टम था, सर्फडम एक सिस्टम था। क्या था? सर्फ मतलब एक बड़ा खेत है, इसमें एक वर्कर्स काम कर रहा है, और वर्कर्स अगर ये इसका एक मालिक है जिसे हम बोलते हैं लैंड होल्डर्स, या फिर इसका मालिक कौन है? एरिस्टोक्रेसी। तो इसमें जो काम कर रहा है वर्कर्स, इसे हम बोलता हूँ सर्फ। वर्कर्स बिना परमिशन का बाहर नहीं जा सकता है, तो इसे हम बोलता हूँ सर्फ। बिना पूछे दिन भर काम करेगा, बस क्या करेगा? मालिक इसे खाने देगा कि भाई तू खा ले बस। तो वर्कर्स, यहाँ एक मान लेते हैं वर्कर्स है, दिन भर काम किया, यहीं सो गया, यहीं खाया, बिना परमिशन, बिना मालिक के कहीं नहीं जा सकता है। तो इसको हम बोलता हूँ, इस सिस्टम को बोलता हूँ सर्फडम सिस्टम। और इसमें जो काम कर रहा है वर्कर्स, इसे हम बोलता हूँ सर्फ, ठीक है, समझ में आया। और इस एरिया में, सेंट्रल में और ये ईस्टर्न यूरोप में कैसा खेती होता था? बड़े बड़े। और इस एरिया में मैक्सिमम टीनेंट्स मतलब छोटे छोटे खेत हुआ करता था, और उनका मालिक खुद किसान हुआ करता है, ठीक है। यहाँ बड़े बड़े ज़मींदार नहीं था। आप बता सकते हैं क्यों? यहाँ पे बड़े बड़े, ये इस तरह का स्कूल में कोई नहीं बताने वाला आपको, रटा रटा के मार देगा स्कूल वाले, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं रीजन के साथ बता रहा हूँ। पहले दिन बताया था कि हिस्ट्री, है ना, व्हेन एंड वेयर नहीं है, हिस्ट्री ऑलवेज क्या है? हाउ एंड वाई, मतलब क्यों और कैसे। आप बता सकते हैं कि इस वेस्टर्न पार्ट में लोग बड़े बड़े खेत नहीं करते थे, खेती एज ए बिजनेस के लिए नहीं करते थे, खेती एज ए ज़िंदगी गुजारने के लिए। क्यों? क्योंकि ये वेस्टर्न पार्ट है, और वेस्टर्न पार्ट में खास करके इस इंग्लैंड में क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था सबसे पहले। फिर कहाँ आया था? यूरोप में। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो क्या होगा? यहाँ फैक्ट्री बैठेगा, और फैक्ट्री बैठेगा तो इसमें काम करने के लिए वर्कर्स आएगा। जब वर्कर्स आएगा, बड़े बड़े फैक्ट्री बैठा तो लोग पैसे वाला हुआ तो ठीक है। तो यहाँ पे एक नया क्लास उभर के आया, उस क्लास का नाम क्या होगा? इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, या फिर बिजनेसमैन, या फिर जब इनके पास पैसे हो गए। समझ में आ रहा? ये वेस्ट बैंक क्योंकि सी के साथ कनेक्टेड है, सी के साथ कनेक्ट होने के साथ लिए इसको क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि इन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया। क्यों फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया? क्योंकि 1760s में क्या आ गया था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। कहाँ पर? इंग्लैंड में, फिर बाकी यूरोप में, ठीक। पहले कहाँ आया था इंडस्ट्री? ये इंग्लैंड में 17। मैं बोल रहा हूँ कि इस जगह पर छोटे छोटे किसान ही क्यों हैं, बड़े बड़े किसान क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1760 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था सबसे पहले इंग्लैंड में, फिर इस वाले पोर्शन में आया था बाद में। क्यों आया था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पहले इंग्लैंड में? मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताऊंगा, आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, IAS की तैयारी करना चाहते हैं, उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा।
1760 में आ गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आते ही, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है ना, किनारे, सी के किनारे है, तो इन लोगों ने यहाँ पे इंडस्ट्री बैठा तो फिर कोई बिजनेसमैन बन गया। बिजनेसमैन बना तो फिर क्या हुआ, एक नया क्लास उभर के आया, दैट इज कॉल्ड बिजनेसमैन, या फिर इसी को हम बोलता हूँ बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट। या जब इनके पास पैसा हुआ तो इनके बच्चों को स्कूल भेजा, अच्छे स्कूल में, फिर स्कूल में पढ़ा, फिर कोई डॉक्टर बना, फिर कोई इंजीनियर बना, जिसे हम बोलता हूँ प्रोफेशनल। मतलब एक नया क्लास उभर करके आया। और यही नया क्लास, ये क्योंकि नया हिस्ट्री पढ़ने लगा, ज्योग्राफी पढ़ने लगा, पॉलिटी पढ़ने लगा, अमेरिकन रेवोल्यूशन, दुनिया के बारे में पढ़ने लगा, तब इनके दिमाग में नए आइडिया आया। कार्ल मार्क्स का आइडिया पढ़ने लगा, फिर इनके दिमाग में नए आइडिया आया, फिर इन्होंने मोनार्की के खिलाफ आवाज़ उठाई और फिर मोनार्की को ख़त्म कर दिया। ठीक है, यही सब इसमें लिखा हुआ है। देखो वेस्टर्न यूरोप में क्या है और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्री आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर, और जब इंडस्ट्री आया तो टाउन उभर के आया, शहर आया। क्यों बताया ना, क्योंकि सी के किनारे था, इसीलिए। क्यों यहाँ नहीं लिखा हुआ। और फिर एक नया कॉमर्शियल क्लास आया, ठीक है, प्रोडक्शन हुआ, मार्केट आया। फिर इंडस्ट्रियल जब ऐसे ही हो, इंग्लैंड में सबसे पहले देखो ना, इंडस्ट्रियलिस्ट बिगन इन इंग्लैंड। ठीक है, अगर आप स्कूल में पूछोगे, सबसे पहले इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, है ना, कब, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 1760s। तो ये 18th सेंचुरी में कब, सेकेंड हाफ, मतलब 1750s के बाद है, इसीलिए सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। फिर बट इन फ्रांस एंड पार्ट ऑफ जर्मन स्टेट, लेकिन फ्रांस और जर्मनी में, फ्रांस और यह दो जर्मनी में स्टेट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ये बाद में आया था, 18 के बाद, मतलब 19th सेंचुरी में आया था। बताया था ना, सबसे पहले इंग्लैंड में आया था। ठीक है, सब। तो ये क्वेश्चन एक आ सकता है, आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ आया था, इंग्लैंड में। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, लेकिन आप इस क्लास में पूछ लेना, कम से कम 99% बच्चे नहीं बता पाएंगे। इसी तरीके से नया सोशल उभर करके आया, सोशल ग्रुप, क्या नाम है, नया वर्किंग क्लास, है ना, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आया। वर्किंग क्लास, क्योंकि इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स जो है, और उसी तरीके से मिडिल क्लास, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट आया, बिजनेसमैन आया, प्रोफेशनल, मतलब कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, क्योंकि इनके पास पैसा हुआ तो इनके बच्चों को पढ़ाया। अब पढ़ा लिखा के कोई बना डॉक्टर, कोई बना इंजीनियर, कोई बना हिस्टोरियन। फिर इन्होंने ही, है ना, यही था एजुकेटेड क्लास, ये बहुत ज़्यादा लिबरल क्लास हुआ, और इन्होंने ही आइडिया लाया यूनिटी ऑफ द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज। और जो प्रिविलेज किसका था, एरिस्टोक्रेसी का दादागिरी चल रहा था, उनको ख़त्म किया। क्योंकि इंडस्ट्री आने की वजह से एक नया क्लास उभर करके आया, जिसे बोलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन या प्रोफेशनल। और इनके बच्चे जब पढ़े लिखे तो इन्होंने नया आइडिया लिया, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, और फिर इन्होंने यही कहा कि ये तो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, एरिस्टोक्रेसी को उखाड़ के फेंका, और एक नया नेशनलिज्म उभर करके आया यूरोप में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो सिंपल भाषा में आप देख लो कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। 1779 में नेपोलियंस कहाँ इन्वेड करते हैं, यूरोप में। यूरोप पर इन्वेड करना मतलब यूरोप पर वार करना शुरू हुई, यूरोप को जीतना शुरू कर देता। बताया था ना कि नेपोलियन बहुत दूर दूर तक अपना जीत हासिल करता है पिछले वीडियो में। और 1814 से 15 तक फॉल ऑफ नेपोलियन, वाइना पीस आगे देखेंगे। 1821 में ग्रीस स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये सब देखो, सब 1760s में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था उसी के बाद की कहानी है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के बाद न्यू क्लास आया, न्यू क्लास नए आइडिया, पढ़े लिखे, और उसे फिर उन्होंने भी आगे रिवोल्यूशन किया। सबसे खतरनाक रिवोल्यूशन 1848 में कौन, आर्टिजेंट, इंडस्ट्रियल वर्कर्स और पीजेंट रिवोल्ट, किसके खिलाफ, इकोनॉमिक हार्डशिप, मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गया था, महंगाई बहुत आ गया था। मिडिल क्लास में कौन कौन आया था, ये मिडिल क्लास जो इंडस्ट्रियलिस्ट आने की वजह से पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करना शुरू कर दिया, जैसे इटालियन, जर्मन, मैगियार्स, पोलेक, सीजेक, इन सब कंट्री में। 1859 से 1870 के बीच यूनिफिकेशन ऑफ इटली आगे देखेंगे। जर्मनी जो आप देख रहे हो ना आज के डेट में जर्मनी, और उस समय जो जर्मनी था कितने सारे टुकड़ों में, तो उन जर्मनी को एक करना, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, इटली कितने सारे टुकड़ों में टूटा, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो देखो इटली कितने सारे स्टेट में बटा हुआ, जर्मनी है ही नहीं, तो इनको एक करना, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। 1905 में स्लेव्स नेशनलिज्म, नोट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।